लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही उत्तर प्रदेश में सियासी दलों ने करवट बदलनी शुरू कर दी है। ताजा उदाहरण है भाजपा और अपना दल का चुनावी गठबंधन। अब तक नरेंद्र मोदी पर हमलावर रही अपना दल की मुखिया अनुप्रिया पटेल और उत्तर प्रदेश में किसी से भी गठबंधन न करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी में हुआ चुनावी गठबंधन किसी सियासी ड्रामे से कम नहीं। मिर्जापुर और प्रतापगढ़ 2 सीटों पर हुए इस समझौते से जहां भाजपा को अपने ही नेताओं की बगावत और नाराजगी झेलनी पड़ रही है, वहीं जिले में भाजपा 2 गुटों में बटी नजर आ रही है। पिछले चुनाव में इस सीट से प्रत्याशी और इस बार दावेदार रहे अनुराग सिंह से मिर्जापुर सीट छीनने के बाद पार्टी नेताओं के बीच अपनी पैठ मजबूत करने और पार्टी नेताओं के बीच चल रही टकराहट को खत्म करने के लिए अपना दल की मुखिया और लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल आज मिर्जापुर पहुंची और विंध्यधाम में मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन करने के बाद पत्रकारों से भी रूबरू होने पहुंची। लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने जनपद की उपलब्धियों को गिनाते हुए आम जनता का सहयोग मांगा। सपा के उम्मीदवार और सिंचाई राज्य मंत्री पर निशाना साधते हुए जनपद को विकास से अछूता रखने की बात कही और तभी जुबान में नेशनल हाईवे 7 की जर्जरता का जिम्मेदार ठहराते हुए लोगों को मौका देकर विकास की गंगा बहाने का चुनावी दांव भी खेला। बहुत दिनों से मिर्जापुर जनपद विकास से अछूता रहा है। यहाँ के पत्थर हमारे प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक गए और उन पत्थरों की वजह से बहुत से लोग अरबपति हो गए, लेकिन इस मिर्जापुर को हम आज भी देखते हैं कि ये विकास से अछूता बना हुआ है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे पड़ोस के ज़िले में प्रदेश सरकार के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री जी रहते हैं और यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार भी हैं, लेकिन नेशनल हाईवे की जो दुर्गत है और आते वक्त जो मैंने देखा सड़कों का हाल है, निश्चित रूप से यहाँ जो पिछड़ापन है, विकास का जो अभाव है, उसकी कहानी को बयां करता है। इस क्षेत्र को विकास की ज़रूरत है और मैं मिर्ज़ापुर की जनता से ये वादा करने आई हूँ कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो जिस विकास से ये क्षेत्र अछूता रहा है उसके लिए मैं प्रयास ज़रूर करूँगी। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे देश में एनडीए की सरकार बनेगी, माननीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार के कार्यकाल में यदि आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनने का मौका दिया तो इस क्षेत्र के विकास के लिए मैं भरसक प्रयास करूंगी। यहाँ पर माता विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है और इसलिए मैं समझती हूँ कि देश के कोने कोने से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। पर्यटन के विकास की यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं और ये क्यों आज तक विकसित नहीं हो पाया, क्यों इस पर ध्यान नहीं दिया गया, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं प्रयास करूंगी कि यहाँ पर पर्यटन का विकास हो, आर्थिक विकास हो। यहाँ पे बर्तन, दरी, कालीन ऐसे तमाम छोटे छोटे कुटीर उद्योग हैं जिनका विकास किया जा सकता है, जिससे आर्थिक विकास हो, यहाँ के नौजवानों को, यहाँ की जनता को रोजगार मिले। ऐसे तमाम प्रयास हैं। इस क्षेत्र के लिए विश्वविद्यालय की मांग भी जनता के बीच बहुत ही बार दोहराई गई है। उसके लिए भी एक जनप्रतिनिधि के रूप में मेरा प्रयास होगा। मैं आज अपने भारतीय जनता पार्टी के और अपना दल के सभी कार्यकर्ताओं से, सभी पदाधिकारियों से ये अपील करती हूँ कि हम सब इस गठबंधन को करने के बाद एक रिश्ते में बंध चुके हैं और अब दोनों दलों के पदाधिकारियों की और कार्यकर्ता साथियों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने इस गठबंधन धर्म का पालन करें और इस गठबंधन को सफल बनाने के लिए हम एक एक बूथ पर जाकर मेहनत करें, वोट डलवाने का काम करें, जनता के बीच में एक ऐसा माहौल पैदा करें कि भारतीय जनता पार्टी और अपना दल के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो। रोहनिया से मैंने चुनाव लड़ा, जनता ने मुझे विधायक बनने का मौका दिया और रोहनिया में मैंने किस प्रकार 2 वर्षों में वहाँ की जनता के प्रति अपने दायित्वों को निभाया है, ये साक्षात जीता जागता उदाहरण हमारे वाराणसी जनपद की जनता के बीच में है। और
निश्चित रूप से क्योंकि मैं रोहनिया में हूँ और रोहनिया से जुड़ा हुआ है चुनाव क्षेत्र, कई बार मैं वहाँ जाती रहती हूँ, तो मेरे कार्यों का आकलन, उसका विश्लेषण मैं जो भी करती हूँ उसका पूरा संदेश मिर्ज़ापुर जनपद में जरूर आता है। तो मेरी जनता से अपील है कि यदि आप तक ये संदेश है कि अनुप्रिया पटेल ने एक जनप्रतिनिधि के रूप में रोहनिया के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन किया है, तो निश्चित रूप से आप मुझे एक मौका ज़रूर दीजिए जिससे मैं मिर्ज़ापुर जनपद में एक अच्छे जनप्रतिनिधि के रूप में दिल्ली की संसद में पहुंचूं और इस क्षेत्र की जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करूं, अपने दायित्वों को पूरा करूं। और आज कई वर्षों से जो ये हमारा क्षेत्र विकास की धारा से वंचित है, तो इसके विकास के लिए एनडीए सरकार के कार्यकाल में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से यहाँ पर विकास की गंगा बहे, ऐसा मेरा संकल्प है, मेरा प्रयास है। और आप लोगों का साथ मिलेगा, सहयोग मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, स्नेह मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम सब मिलकर इस लक्ष्य को जरूर पाएंगे। वहीं जब मिर्जापुर लोकसभा सीट के बंटवारे को लेकर उठी बगावती तूफान और अंतर्कलह पर पत्रकारों ने अनुप्रिया पटेल से जवाब चाहा, तो वो भी अपनी मुस्कान को नहीं रोक सकी। उन्होंने मझी हुई नेत्री की तरह पार्टी में पनपे मतभेद में मनोवैज्ञानिक सोच बताकर उसे खास अहमियत नहीं दी और बड़ी ही नरमी से पार्टी से नाराज चल रहे अनुराग सिंह को भी पक्ष रखते हुए मनाने का दावा किया। भाजपा में अंतर्कलह शुरू हो गया है, कई खेमे में लोग बट गए हैं, कितना प्रभाव कैसे डालेंगे उन पर, आप कैसे निपटेंगे? देखिए, मोटी मोटी बात है कि सभी राजनीतिक दल पूरा साल संघर्ष करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करते हैं, और जब हम गठबंधन करते हैं तो एक तरीके से हम एक दूसरे के विरोध में खड़े थे और अब अचानक हमें एक दूसरे के करीब आना है, तो साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रूप से थोड़ा डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन अगर हमें एक बड़े उद्देश्य की तरफ बढ़ना है तो छोटे छोटे सैक्रिफाइसेस, छोटे छोटे त्याग दोनों तरफ से होते हैं। अपना दल के लोगों ने भी त्याग किया है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी त्याग करना पड़ा है, और जब हम दोनों के अंदर त्याग की भावना होगी तभी हम बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। निश्चित रूप से अनुराग जी यहाँ पर मेहनत कर रहे थे और ये बहुत स्वाभाविक है कि आज वो दुखी हैं और शायद उनका जो तमाम विरोध है शांत हो जाए। पत्रकारों द्वारा पार्टी के बदल रहे चुनावी सिंबल से पड़ने वाले प्रभाव पर सवाल पूछा गया तो अनुप्रिया पटेल ने कहा इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो जनता के बीच जाकर अपने चुनावी सिंबल का प्रचार करेंगी। चाहे उत्तर प्रदेश में हो या मध्य प्रदेश में भी जो अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था, हमने कंप्लीट के निशान पे लड़ा था। चुनाव आयोग के अनुसार आपको मिनिमम 10% सीटें लड़नी होती हैं, लेकिन इस गठबंधन में हम 10% सीट कंटेस्ट नहीं कर रहे हैं। तो हमारा जो सिंबल है कंप्लीट, जो अभी तक हमें 10% के आधार पर मिलता था, क्योंकि हम 10% से ज़्यादा सीटें लड़ते थे, तो इस बार हमारा सिंबल चेंज ज़रूर होगा, बट मुझे नहीं लगता है कि उसका कोई ऐसा प्रभाव होने वाला है। हम अपने सिंबल को अपने मतदाताओं के बीच में पहुँचाएंगे और चुनाव जीतेंगे। आज मेरा पहला दिन है, मेरे पास 1 महीने से ज्यादा समय है, मैं अपना सिंबल अपने लोगों के बीच में पहुंचाऊं। इसके साथ ही नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की दी गई चुनौती पर उन्होंने कहा कि अगर भाजपा और अपना दल के बीच गठबंधन न होता तो वो वाराणसी से ही चुनाव लड़ती। आपने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कार्ड रखा था और कहा था कि मैं उनको हरा दूंगी और उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन और उसी के गठबंधन से आप मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं रोहनिया से विधायक हूँ, ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र का एक असेंबली सेगमेंट है। अगर अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता तो निश्चित रूप से मेरा स्वाभाविक दावा वाराणसी जनपद से चुनाव लड़ने का ही बनता था। चुनाव में हार या जीत ये कोई भी देखकर नहीं आया है, किसी की भी हो सकती है। आज अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक गठबंधन दल के नाते मैं अपने धर्म का पालन करूं और मेरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज माननीय मोदी जी को जो वाराणसी से उम्मीदवार है उनको जिताने का प्रयास। बहरहाल अब वो मिर्जापुर से चुनाव लड़ रही हैं और नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए उनका चुनावी नारा लगाने की जुगत में लगी हुई हैं। समझौते के तहत चुनाव लड़ रही है, तो ऐसे में वो मुस्लिम संवाददाता आपके साथ, वो मुस्लिम मतदाता आपके साथ रहेंगे? देखिए, मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, मैं जो काम करती हूँ उसके हिसाब से मेरा जो व्यवहार है उसके साथ, और वो जानते हैं कि मैं किसी भी क्षेत्र में अगर प्रतिनिधित्व करूंगी तो मेरी कार्य करने की शैली होगी। मतदाता किसी भी मजहब का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ग का हो, वो सिर्फ काम चाहता है अपने जनप्रतिनिधि
मोदी से ये दलीय बंधन टूट जाते हैं। अगर एक जनप्रतिनिधि काम करता है हर वर्ग के लिए, तो मैं समझती हूँ कि इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है कि हम किस जाति से हैं, किस मजहब से हैं, किस बिरादरी से हैं। प्रत्याशी की ये दरिया दिली पार्टी नेताओं को मनाने में कारगर होगी या पार्टी को चुनाव में नुकसान उठाना पड़ सकता है, ये तो आने वाले वक्त में ही देखने को मिलेगा। नहीं, मैंने स्वतः मिर्जापुर को चुना है और जो भी सर्वेस हुए हैं, सर्वेक्षण हुए हैं पार्टियों के स्तर पे, हमारी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी दोनों के स्तर पे, तो ये बात खुलकर सामने आ गई है कि मिर्जापुर की जनता मेरे साथ है, जनता साथ है, तो मैं भी आ गई हूँ संगठन। अब तक एक दूसरे की विरोधी रही अपना दल और भारतीय जनता पार्टी में हुए चुनावी गठबंधन को भले ही दोनों पार्टियां अपनी मजबूती बताकर एक दूसरे के गुण गा रही हैं, लेकिन गठबंधन का सच तो कुछ और ही है, जिस पर से आज हम पर्दा उठाएंगे और आपको बताएंगे गठबंधन का सच। ये वही जनपद है जो माननीय ओम प्रकाश सिंह जी की, माननीय राजनाथ सिंह जी की कर्मभूमि कहा जाता है। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आज भारतीय जनता पार्टी और अपना दल की संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मैं मिर्ज़ापुर जनपद से चुनाव लड़ने जा रही हूँ और आज जनपद में मेरा पहला प्रवेश है और मैंने अपने प्रचार अभियान की शुरुआत माँ विंध्यवासिनी माता के दर्शन और आशीर्वाद के साथ की है। मैं समझती हूँ कि इस मिर्ज़ापुर जनपद में आज भी जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। यहाँ के पत्थर लखनऊ तक गए और न जाने कितने लोग अरबपति बन गए, लेकिन इस क्षेत्र में विकास की गंगा नहीं बह पाई। आज यहाँ पर एम्स की ज़रूरत है, विंध्य क्षेत्र के अलग विश्वविद्यालय की ज़रूरत है, साथ ही यहाँ पर माता विंध्यवासिनी देवी का मंदिर है, तो पर्यटन के हल्ले फूलने की भी अपार संभावनाएं हैं। दरी, कालीन, बर्तन जैसे तमाम कुटीर उद्योगों का विकास यहाँ किया जा सकता है। नेशनल हाईवे 7 पूरी तरीके से ध्वस्त पड़ा हुआ है। ऐसे तमाम मसले हैं जिनको इस देश की सबसे बड़ी पंचायत में यानी देश की संसद में उठाया जा सकता है। मेरी आज इस संसदीय क्षेत्र मिर्ज़ापुर के तमाम जनता से अपील है कि आप मुझे एक मौका दें जिससे मैं इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर सकूं और यहाँ के विकास के मुद्दों को देश की संसद में उठा सकूं। पूरी उम्मीद है कि एनडीए के कार्यकाल में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगली सरकार बनने जा रही है और अगर आपने मुझे यहाँ से प्रतिनिधि बनने का मौका दिया तो पूरी तरीके से मैं प्रयास करूंगी कि इस क्षेत्र का विकास हो। मैडम, आपने नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए कार्ड रखा था और कहा था कि मैं उनको हरा दूंगी और फिर उन्हीं के साथ कोलैबोरेशन और उसी के गठबंधन से आप मिर्ज़ापुर से चुनाव लड़ रही है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं रोहनिया से विधायक हूँ। ये वाराणसी संसदीय क्षेत्र का एक असेंबली सेगमेंट है। अगर अपना दल का गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं होता तो निश्चित रूप से मेरा स्वाभाविक दावा वाराणसी जनपद से चुनाव लड़ने का ही बनता था। चुनाव में हार या जीत ये कोई भी देखकर नहीं आया है, किसी की भी हो सकती है। आज अपना दल और भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन हुआ है और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि एक गठबंधन दल के नाते मैं अपने धर्म का पालन करूं और मेरी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता आज माननीय मोदी जी को जो वाराणसी से उम्मीदवार है उनको जिताने का प्रयास। मैडम, किन मुद्दों को लेकर मिर्ज़ापुर के किन मुद्दों को लेकर आप इस मैदान में आई इस सीट से और किन मुद्दों को प्रमुखता से आप पूरा करेंगे अगर आप सांसद यहाँ से बनते हैं? मैंने बताया
कि मिर्जापुर क्षेत्र में, विंध्य क्षेत्र में एक अलग से विश्वविद्यालय की आवश्यकता है, एम्स की आवश्यकता है। यहाँ पर हाईवे भी ध्वस्त पड़ा हुआ है, सड़कों को बढ़ाने की जरूरत है। माँ विंध्यवासिनी देवी का मंदिर यहाँ पे है। पर्यटन के फलने फूलने की यहाँ अपार संभावनाएं हैं। कुटीर उद्योगों को, चाहे दरी हो, कालीन हो, बर्तन हो, ऐसे तमाम कुटीर उद्योग हैं जिसको यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सकता है। तो ये सब विकास के मुद्दे हैं जिनको मैं संसद में उठाने का काम करूंगी। और आज पहली बार मेरा इस संसदीय क्षेत्र में प्रवेश हुआ है। जैसे जैसे जनता के बीच में मैं जाऊंगी और मुद्दों की जानकारी मुझे होगी, और अगर मुझे मौका मिलेगा तो निश्चित रूप से मैं उन मुद्दों पर आप बनारस से विधायक भी हैं, रोहनिया से। कितना आप सशक्त उम्मीदवार मानती हैं अरविंद केजरीवाल को? क्या बनारस की जनता अरविंद केजरीवाल को कितना सपोर्ट करेगी? सामने देखिए, मैं समझती हूँ कुछ फैसले हमें जनता पर ही छोड़ देने चाहिए। केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने और उसके बाद उस पद को छोड़कर वो भाग लिए। आज वो बनारस के बीच में आए हैं, तो कहीं ना कहीं वाराणसी जनपद की जो जनता है उसके मन में ये संदेश जरूर आएगा कि अगर इन्हें प्रतिनिधि बना दिया तो कहीं फिर से छोड़ के भाग न जाएं। तो मैं समझती हूँ कि इस पर टिप्पणी मैं ना करूँ, आप ना करें, जनता को फैसला करने देते हैं। जनता जिसको भी काबिल समझेगी उसे मौका देगी। मैडम, ये क्या लाख से सवा लाख पटेल वोट है, क्या बीजेपी उसी पटेल वोट को हासिल करने के लिए आपसे समझौता करना पड़ा बीजेपी को? मैं समझती हूँ कि ये सवाल यदि आप भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से पूछते तो ज्यादा उचित होगा।